नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर जब हम किसी बड़े एकेडमिक सिलेबस को देखते हैं तो वो थोड़ा भारी और जटिल लगता है ना? लेकिन आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के उस विशाल सिलेबस को एक बहुत ही स्पष्ट और आसान मेंटल मैप में बदलने वाले हैं। यह चर्चा उनके लिए एक परफेक्ट फाउंडेशनल गाइड है जो इस विषय की मजबूत नींव रखना चाहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 बहुत ही लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। पहला, उद्भव और अर्थ। दूसरा, प्राचीन बनाम आधुनिक दृष्टिकोण। तीसरा, भौतिक भूगोल की शाखाएं। चौथा, मानव भूगोल। और अंत में परीक्षा पाठ्यक्रम का विश्लेषण। किसी भी बड़े विषय को अगर इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए तो घबराहट बिल्कुल खत्म हो जाती है और एक बेहतरीन स्टडी गाइड तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, उद्भव और अर्थ। किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होता है कि आखिर उस शब्द का जन्म हुआ कैसे। विज्ञान की ये शाखा एक बहुत ही सरल मानवीय जिज्ञासा से शुरू ही हुई थी। ज्योग्राफी शब्द वास्तव में ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, मतलब हमारी पृथ्वी, और दूसरा है ग्रिफोस, जिसका मतलब है अध्ययन करना या वर्णन करना। तो अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भूगोल का सीधा सा मतलब हुआ पृथ्वी का अध्ययन या उसका वर्णन करना। ये विज्ञान बस हमारी भौतिक दुनिया को दस्तावेजित करने के एक सीधे प्रयास के रूप में शुरू हुआ था। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्राचीन जड़ें बनाम आधुनिक समझ। समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। प्राचीन काल में भूगोल का मतलब सिर्फ नक्शे बनाना और पृथ्वी का भौतिक रूप से वर्णन करना था। तब पृथ्वी को बस एक स्वतंत्र भौतिक इकाई माना जाता था। लेकिन आधुनिक अध्ययन की कहानी पूरी तरह से अलग है। आज का भूगोल इस बात पर फोकस करता है कि मानवता और प्रकृति के बीच का गहरा रिश्ता कैसा है, मतलब हमारे मानवीय कार्य और ये भौतिक परिदृश्य लगातार एक दूसरे को कैसे आकार दे रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ समझनी है वो है आधुनिक भूगोल की परिभाषा। ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों के नाम रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। आधुनिक भूगोल सरल शब्दों में इंसानों और भौतिक प्रकृति के बीच के आपसी संबंधों का अध्ययन है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी एक विशाल भौतिक रंगमंच है और इस रंगमंच पर मानव जीवन के सर्वाइवल की जो कहानी चल रही है वही असल में भूगोल है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भौतिक भूगोल की शाखाएं। भौतिक भूगोल विषय का वो पहला विशाल हिस्सा है जहां हमारी सारी ग्लोबल गतिविधियां होती हैं। जरा सोचिए, जब 3 प्रमुख मंडल, स्थल मंडल यानी हमारी ठोस पृथ्वी, वायुमंडल यानी हवा और जल मंडल यानी पानी, जब ये तीनों एक परफेक्ट बैलेंस में मिलते हैं तो बिल्कुल बीच में जन्म होता है जीव मंडल या बायोस्फीयर का। और बस यही वो जादुई और संकीर्ण क्षेत्र है जहां सारा जीवन पनपता है। चलिए इन थोड़े भारी भरकम अकादमिक शब्दों को रोजमर्रा की भाषा में डिकोड करते हैं। भौतिक भूगोल की कई शाखाएं हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान जहां हम इस विशाल ब्रह्मांड को समझते हैं। फिर है भू आकृति विज्ञान, यानी पृथ्वी की बदलती आकृतियों और लैंडफॉर्म्स का अध्ययन। जलवायु विज्ञान हमें लंबे समय के मौसम के पैटर्न को समझने में मदद करता है। समुद्र विज्ञान हमारी दुनिया के विशाल महासागरों का विज्ञान है। और अंत में है जैव भूगोल, जो ये ट्रैक करता है कि पूरी पृथ्वी पर जीवन कहाँ और कैसे फैला हुआ है। इसके बाद आता है सेक्शन 4, मानव भूगोल को समझना। भौतिक दुनिया को समझने के बाद अब मानवीय पहलू पर आना बहुत जरूरी है। मानव भूगोल हमें यह दिखाता है कि कैसे हमारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था मूल रूप से इस भौतिक पृथ्वी से ही चलती है। हमारी आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये स्ट्रक्चर हमें समझाता है कि प्राकृतिक संसाधन कैसे हमारी इकोनॉमी में फ्लो करते हैं। आइए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं कि मानव और प्रकृति का ये रिश्ता कैसे काम करता है। पहला स्टेप है प्राथमिक क्षेत्र। इसका सीधा मतलब है प्रकृति से सीधे चीजें निकालना, जैसे खनन या खेती करना। मान लीजिए हमने खदान से लोहा निकाला। दूसरा स्टेप है द्वितीयक क्षेत्र, यानी मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग। अब उस कच्चे लोहे को किसी कारखाने में ले जाकर उससे एक मशीन बनाई जाती है। और तीसरा स्टेप है तृतीयक क्षेत्र, यानी ट्रांसपोर्ट और ग्लोबल ट्रेड। अब उस तैयार मशीन को दुनिया भर में ट्रकों या जहाजों के जरिए भेजा जाता है ना कमाल का सिस्टम। ये तीनों शाखाएं एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, परीक्षा पाठ्यक्रम का विश्लेषण।
अगर सिविल सेवा जैसी बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करना लक्ष्य है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में पढ़ना क्या है। आधिकारिक सिलेबस इस विशाल विषय को दो बहुत ही फोकस चरणों में बांटता है: प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा यानी मेंस। सिलेबस को इस तरह से देखने पर रणनीति एकदम साफ हो जाती है। दोनों के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट है। प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य रूप से भारत और विश्व के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल का एक व्यापक ओवरव्यू लिया जाता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में बात गहराई तक जाती है। वहां बहुत गहरे विश्लेषण की जरूरत होती है। मेंस में ये चेक किया जाता है कि दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधन कहाँ हैं, भूकंप और सुनामी जैसी भूभौतिकीय घटनाएं कैसे काम करती हैं और भौतिक पर्यावरण में होने वाले बदलावों का वनस्पतियों और जीवों पर क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए? एक मजबूत फाउंडेशन के लिए कक्षा 6 से 10 तक की पुरानी एनसीईआरटी की किताबें बेहतरीन हैं। एडवांस्ड रीडिंग के लिए कक्षा 11 और 12 की डीआर खुल्लर की किताब बहुत काम आती है। और विजुअल मैपिंग के लिए एक ऑक्सफोर्ड एटलस तो हमेशा पास होना ही चाहिए। इसके अलावा उत्तर लिखने में अधिकतम अंक प्राप्त करने के 4 सुनहरे नियम हमेशा याद रखने हैं: एक्यूरेसी यानी शुद्धता, ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता, प्रिसिजन यानी सटीकता और सब्सटेंस यानी सारगर्भिता। एक शानदार उत्तर हमेशा टू द पॉइंट और तथ्यों से भरपूर होता है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और भूगोल, प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों की व्याख्या कैसे करता है। लेकिन खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हम ये तो जानते हैं कि भौतिक भूगोल ने मानव जीवन को कैसे आकार दिया, लेकिन आज के हमारे मानवीय कार्य, हमारे उद्योग और हमारी टेक्नोलॉजी आने वाले कल के भौतिक भूगोल को किस तरह बदल रहे हैं। इस मेंटल मैप को अपने दिमाग में रखिए और इस विषय की गहराई में खोज करते रहिए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।